दूसरी से स्टार्ट करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। रेशो रेशो एनालिसिस। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए रेशोज हैं क्यों। देखें, एक बंदा अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट करने में अक्सर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, या जो हल्का फुल्का इसका नॉलेज रखता है उसको भी इतना चीजों का क्लियर होना मुश्किल साबित होता है। वो होगा क्या यार, एक अगर नॉर्मल बंदा जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई नॉलेज नहीं, उसने आगे देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो क्या करेगा, कैसे देखेगा? उसके लिए टूल्स होते हैं डिफरेंट। जैसे रेशियो है, रेशियो एक टूल है। हर बंदा आता है, मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये आते हैं अपने मतलब की रेशियो देखते हैं, उनको अपना आंसर मिलता है। अब रेशियो देखने का मतलब उस कंपनी के बारे में उन्हें पता चल गया। मिसाल के तौर पे मैं बैंक को, मैंने लोन देना है, मैं जाकर देखूंगा इसके डिफरेंट रेशियो देखूंगा, मैं ये देखूँ असेस करूंगा कि भाई इसने पहले भी लोन्स लिए हैं, अगर ये मजीद लोन लेता है तो क्या ये पे कर सकेगा क्या नहीं। तो रेशियो एक आसान तरीका है उसको बताने का। इसी तरीके से सप्लायर भी कैश की आउटफ्लोज इनफ्लोज देखेगा कि भाई मैं इसको मजीद अगर माल देता हूँ तो क्या मेरे पैसे मुझे मिलेंगे। इन्वेस्टर देखता है कंपनी कितनी ग्रो हो रही है, इसी तरीके से अगर कंपनी कितनी ग्रो हो रही है ताकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं कि यार अगर कंपनी का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो उनको बोनसेस वगैरह इंक्रीमेंट्स वगैरह मिल रहे होंगे। डिफरेंट तरह के यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यूज की गई रेशियोज को डिफरेंट तरीकों से देखते हैं और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। तो ये एक आसान टूल है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं। जी भाई। हेलो। आगे चलते हैं। मेरे पास 4 तरह के रेशियोज। एक तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इसको आसानी से याद कैसे करना है। मैं यहाँ पे 4 खाने बना लेता हूँ जिसमें चारों रेशियोज लिख लेंगे। ओके। प्रॉफिटेबिलिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो साथ साथ याद भी करवाता हूँ ताकि गेम आसान हो जाए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4 रेशियो हमारे पास ऐसी हैं जिनके नीचे आता है नेट सेल्स। नेट सेल्स ने कितना प्रॉफिट अर्न करवाया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एक्सपेंस कवर करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भाई 1 से लेकर 4 रेशियोज हैं, इनके नेट सेल नीचे आएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो, और एक्सपेंस रेशियो तो ऊपर एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की मजीद डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं, जैसे सीजीएस, जैसे एडमिन, जैसे सेलिंग। दूसरा इसका काम, ये 4 रेशियोज हमने समझ ली। दूसरा इसका काम, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। और हमें पता है जो प्रॉफिट्स हैं इन रेशियोज के आंसर हायर होने चाहिए, और जो एक्सपेंसेस हैं इसके आंसर लोअर होने चाहिए। आपको किसी भी रेशियो को अंडरस्टैंड करना है, अप्लाई करना है, उसकी लॉजिक पे जाना है, आपको एक उसका फॉर्मूला आना चाहिए उसका आंसर किस चीज में है, क्या वो हायर बेहतर होगा या लोअर बेहतर होगा। अब ये चीज कैसे पता लगेगी? देखें, मैंने
जब एनालिसिस करना है तो मैं वहां पे आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि किस, ये जो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट्स हायर होंगे तो बेटर होंगे, एक्सपेंसेस लोअर होंगे तो बेटर होंगे, क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके नीचे टोटल एसेट्स या एवरेज कैपिटल इनटू 100, और यही ऊपर वाला परसेंटेज में आंसर है, प्रॉफिट हायर होना चाहिए, यानी कि हायर इज बेटर। यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, परसेंटेज में आंसर होना चाहिए हायर इज बेटर। अब पहली जो है टोटल एसेट, भाई इसका क्या है रेशो का नाम, एसेट वाली क्या है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल वाली क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका मतलब अगर आप ये यूज करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके नीचे ये दो चीजें। अब अगर मैं पहले ये सारी रेशियोज एक दफा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको इनकी लॉजिक भी बता देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एवरेज इक्विटी या एवरेज ऑर्डिनरी शेयर, इसका ये दोनों सेम है, परसेंटेज में आंसर होगा हायर इज बेटर। अब जो एवरेज इक्विटी है, जैसे यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर, इसका मतलब ये सारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, और नीचे रिटर्न्स हैं। हमने तीन रेशो में 4 और 2 6 और 2 8, 8 रेशो समझ ली। फिर एक रेशो आती है जी एसेट सेल्स टू कैपिटल, सेल्स टू कैपिटल, इसका रेशो का नाम भी यही है। इसका आंसर आएगा टाइम्स में, और ये मैक्सिमम बेटर है। अब इसकी थोड़ा सा कमेंट्स के ऊपर आते हैं। कितनी सेल्स हुई जिसने मुझे इतना प्रॉफिट कमा के दिया, ये कितनी सेल्स हुई जिससे मैं एक्सपेंसेस कवर कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स की बात अगर होगी, प्रॉफिट्स की बात होगी, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल ज्यादा होंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होंगी तो नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होंगी तो ऑपरेटिंग ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होंगी तो एक्सपेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे एक्सपेंस कम होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस लोअर बेटर है। मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की सेल्स है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, अगली दफा 1000 रुपए की सेल पे 110 रुपए का प्रॉफिट है, ये बढ़ गया, ये बेटर है, मेरे लिए बेस्ट है। अब एसेट्स ने मुझे कितना कमा के दिया, इक्विटी ने मुझे कितना कमा के दिया, यहाँ पे इक्विटी ने मुझे कितना कमा के दिया, ऑर्डिनरी शेयर ने कितना कमा के दिया, सेल्स टू कैपिटल, मैंने जितना कैपिटल इंजेक्ट किया उसने मुझे कितनी सेल्स जनरेट करके दी, उसके आंसर्स अगर आप गौर करें किस चीज में है और क्या बेटर है, ये मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक शॉर्टकट बना के दे दिया है, याद करवा दी है, ताकि गेम आसान हो जाए। जी भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कोई सहूलत लग रही। फिर मैं आता हूँ टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियोज, ये मजीद आसान रेशियोज हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि ट्रेड डेटर्स किसकी वजह से आते हैं, क्रेडिट सेल्स की वजह से, ट्रेड सप्लायर क्रेडिट
परचेजेस की वजह से। और जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, ये किस में कन्वर्ट होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम एक रेशो इसमें से समझते हैं, लेट्स से ट्रेड डेटर्स क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब ये वाला एरिया आपने नीचे रखना है। ट्रेड डेटर्स नीचे रखेंगे तो ऊपर क्रेडिट सेल्स आएंगी। ट्रेड सप्लायर्स नीचे रखोगे तो ऊपर क्रेडिट परचेजेस आएंगी। और इन्वेंट्री अगर नीचे रखोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इन सब का जवाब किस में आएगा? टाइम्स में। टाइम्स में इन सब का जवाब आएगा जी। उसके बाद देखते हैं ये जो दोनों एसेट हैं ये हायर बेटर है, और जो हमारे सामने परचेजेस वाला है, क्रेडिटर वाला, ये लोअर बेटर है। अब मजे की बात, इसी को उल्टा करते हैं। ये जो मैं इस पे लॉजिक लगा रहा हूँ ये सब पे लगनी है। टाइम, टाइम क्या है जी? टाइम एनुअल भी हो सकता है, एक, सेमी एनुअल, दो, क्वार्टरली, चार, मंथली, 12, डेली 365। मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 365। अब इसका आंसर टाइम में आएगा, टाइम में आएगा। देखें, अब टाइम से क्या मुराद? जब हम डेटर की बात करते हैं, पहले तो ऊपर वाली रेशियो देख लेते हैं। जब हम क्रेडिट सेल्स और डेटर्स, ट्रेड डेटर्स की बात करते हैं, इसका मतलब है इस रेशियो को पकड़ रहे हैं कि भाईजान कितनी सेल्स मैंने ज्यादा की हैं जिसकी वजह से मेरे ट्रेड डेटर्स कम है। इसी तरीके से कितनी इन्वेंट्री आउट हुई है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना है। इसी तरीके से कितनी परचेजेस हुई हैं जिसकी वजह से पेबल बना है। अब जब हम इसको टाइम पे रिवर्स करते हैं, कितना मुझे टाइम लगता है उससे कैश रिकवर करने में। इन्वेंट्री, कितना मुझे टाइम लगता है उसे सेल करने में। परचेजेस, कितना मुझे टाइम लगता है उसे पे करने में। मजे की बात, जाहिर सी बात है, जब हम डेटर की बात करते हैं, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो रिवर्स है, उलट हो गया। जब जब हम टाइम की बात करेंगे, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सेल्स करो जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डेटर्स बने, ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री बेचो जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो कन्वर्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा परचेजेस करें ताकि हम स्टॉक में आके उसको ज्यादा से ज्यादा सेल में कन्वर्ट कर सकें। जब ये हो जाता है फिर ट्रेड डेटर बन गया। अब आपका फोकस होता है कि भाई जल्द से जल्द उससे पैसे लेने हैं, इन्वेंट्री जल्द से बेचना है। जो क्रेडिटर्स होते हैं, कम से ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं जिसमें हम उसको पैसे बाद में। यहाँ पे एक और रेशियो आती है जिसके मल्टीपल नाम है, बिजनेस साइकिल, कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल। बेसिकली कैश कितने देर आपके हाथ में रहा, इसका मतलब होता है जो ट्रेड डेटर डेज वाला है, ये डेज वाले, जो मैंने अभी डेज वाले फॉर्मूले बनाए, डेटर प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिटर, ये लोअर से लोअर होना चाहिए, ये लोअर से लोअर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे डेटर से पैसे लेने में 12 दिन लगते हैं, इन्वेंट्री को
बेचने में 7 दिन लगते हैं और पेपल को देने में, पैसे देने में 10 दिन लगते हैं, तो ये कितने हो गए? 19 में से 10 9। अगर मैं ट्रेड डेटर से 10 दिन में पैसे लेता हूँ तो चेक करें, ये हो जाएगा 7। तो लोअर बेटर, इसका बेनिफिट क्या होता है लोअर से, कि कैश आपके पास ज्यादा से ज्यादा हाथ में रहे ताकि आप अपने बिजनेस को मजीद एक्सपेंड कर सकें। देन हम आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के ऊपर। इसके बाद भी अगर आपको रेशियोज नहीं याद होती आसानी से तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल रेशियो आप इसको डिवाइड कर दें। फिर आता है जी एसेट टेस्ट, क्विक टेस्ट, एसेट क्विक टेस्ट, लिक्विड टेस्ट रेशियो। इसमें क्या आता है जी, इसमें वो कहता है जी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इसमें से इन्वेंट्री माइनस करते हैं। 3 रेशियोज हमारे पास वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल देखें, मेरे पास कितने करंट एसेट हैं, मिसाल के तौर पे 100 रुपए की लायबिलिटीज हैं, उसको देने के लिए मेरे पास 150 के करंट एसेट है, इसका मतलब मेरे पास 50 रुपए। इसका आंसर आएगा रुपए। इसका टाइम था और इसका जो मैंने आगे बता दिया था ये वाला कि क्या होना चाहिए। एक मिनट, इनका था टाइम, और ये जो हमने टाइम यहाँ पे लिखा है इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं, पीरियड, इतने दिन इतने महीने। ओके, अब हम अगली रेशियो के ऊपर हैं कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, और जाहिर सी बात है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जितने ज्यादा बचेंगे उतना अच्छा है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव में ऊपर जाएंगे उतना बेहतर है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, भाई मेरे पास अगर 100 रुपए देने वाले हैं, 200, कम से कम 2 गुना होना चाहिए, कम से कम 2 गुना। ये जो टाइम है, इसका आंसर आएगा टाइम, जो कहते हैं जी 2 into 1, यानी कि 2 रुपए होने चाहिए 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए। जब हम इसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देते फिर वो कहता है जी 1 रुपए होना चाहिए 1 रुपए पे करने के लिए। इन दोनों का आंसर टाइम में है, यहाँ पे भी आंसर टाइम में है, यहाँ पे रुपीज में है। और मैंने ऊपर वाले ये बताया कि रुपीज है, जितने ज्यादा वो अच्छा है, और ये 2 into 1, ये या इससे ऊपर होनी चाहिए, ये 1 into 1, ये इससे ऊपर होनी चाहिए। अब इन रेशो की अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं कि ये है क्या। जितने ज्यादा पैसे होंगे इसका मतलब मैं उतनी ज्यादा लाइबिलिटीज रेज कर सकता हूँ, उनको पे कर सकता हूँ। ये जो है वर्किंग कैपिटल रेशो, आप नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में जो पेमेंट करते हैं ये उसके बारे में, और जब इन्वेंट्री माइनस करके देखते हैं कि फौरन जो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो फॉरेन पेमेंट्स हैं ये नॉर्मल बिजनेस पे, मतलब क्या है कि भाई आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइबिलिटीज के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली पेमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा, ये फॉरन आप पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, अगर आपको कोई लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़े तो। ये हमारे सामने लिक्विडिटी रेशियोज है। फिर हम आते हैं गियरिंग रेशियो के ऊपर। गियरिंग रेशियो में क्या है, गियरिंग रेशियो लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी, इसको डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। परसेंटेज में आंसर आएगा, वो कहता है जी 100% से ज्यादा होना चाहिए।
इसी रेशो को अमेंड करते होते हैं, नीचे लॉन्ग टर्म लोन ऐड कर देते हैं, फिर इस रेशो का क्या हो जाता है, 50% से ज्यादा होना चाहिए। देन हमारे पास एक इंटरेस्ट को कवर करने के लिए होते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि ये है इंटरेस्ट कवर। मेरे पास कितना प्रॉफिट है जिसपे मैं लोन्स मैंने लिए हैं, मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, क्या मेरे पास इतना ज्यादा प्रॉफिट है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज 100% से ज्यादा इसलिए नहीं होनी, इसलिए ज्यादा होनी चाहिए, वो कहता है कि लाइबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो उसकी रीजन है, मिसाल के तौर पे मैं 100 का लोन लेता हूँ, पहले मैं इसका लिख लेता हूँ, इसका आंसर आएगा टाइम है, और ये जितना हायर होगा उतना बेटर। 100 का लोन लेता हूँ, उस पर 10% है, 10 रुपये इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ता है। अब जब मैं इसको 100 को इन्वेस्ट करूंगा, मैंने कम से कम इससे 11 कमाने हैं, मैंने 11 कमाना है, ताकि मैं ये 10 पे कर दूं, एक मेरे पास बच जाए। इसीलिए इसका 100% से ज्यादा होना जरूरी है, ताकि मैं ज्यादा लोन्स लूं, दुनिया से पैसे इकट्ठे करूं, उससे बिजनेस करूं, उससे जो जितना इंटरेस्ट देना हो, मैंने वो इन्वेस्ट करके उस इंटरेस्ट से ज्यादा पैसे निकालना। तो मैं दुनिया से पैसे पकड़ूं, 10 रुपए का इंटरेस्ट दूं, और बाकी जो बचे मेरी जेब में हो। जितना ज्यादा लोन ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका नाम है जी, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब मैंने आपके सामने थोड़ी सी जगह पे जितनी आपकी रेशियोज हैं, सारी की सारी पुट कर दी। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया? हेलो, जी सर, ओके है, आ रहा है समझ। तो ये कोई उम्मीद लग रही है कि याद कर लेंगे आप? जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। अभी जो हमने पढ़ा, इसका मतलब है हम उसमें से एक रेशो का फार्मूला याद करते हैं, उसका आंसर किस चीज में आएगा वो याद करते हैं, और लॉजिक हमने समझ लिया, अब हम याद भी कर सकते हैं, और किस तरीके से बेहतर होगा कंपनी के लिए। आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल कैलकुलेट रेशियोज, जैसे ग्रास प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करें, एनपी रेशियो कैलकुलेट करें, एक रिक्वायरमेंट आपकी ये होगी। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करना, कमेंट करना। ये एक ट्रिकी है। ऊपर तो आपने फार्मूला याद किया और चले जी। अब इंटरप्रिटेशन में आपने ख्याल रखना है किस चीज का। मेरी एक कंपनी है, मैंने इंटरप्रेट क्या करना है। देखें, या तो मुझे सवाल में रेशो का आंसर दिया होगा, ओके, या उस रेशो को, लेट्स से मैं ग्रास प्रॉफिट ही पकड़ लेता हूँ, या तो इस रेशो का आंसर गिवन होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी है। इंटरप्रेट क्या करना है कि भाई इस दफा 17% जीपी का आंसर है। मैंने जो इंटरप्रेट करना है वो क्या करना है वो जरा समझे। मैंने अपनी कंपनी ए को अपने ही पहली चीज प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके इंटरप्रेट करना है, किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है, या इंडस्ट्री से कंपेयर करना है। जब मैं कह रहा था ना बेटर, ग्रास प्रॉफिट जीपी रेशो हायर इज बेटर, इसका मतलब है अगर पिछले साल मेरी 15%, इसका मतलब मेरी जीपी रेशो बड़ी है, मैंने इंप्रूव किया। क्यों? क्योंकि इसके आंसर में क्या था कि हायर इज बेटर, जाहिर सी बात है, ज्यादा सेल होगी ज्यादा प्रॉफिट होगा।
इसी तरीके से यहाँ पे भी 15% हो सकता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी। इट मीन्स मेरी रेशो या तो मैं अपने इस साल की भी रेशियो कैलकुलेट करूंगा इधर भी, या इधर भी रेशियो कैलकुलेट करूंगा दूसरी कंपनी की भी। रेशियो कैलकुलेट करना एक सिंपल रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे मेरे ईयर का आंसर आ जाएगा, मैं या तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके एनालिसिस कर सकता हूँ, या दूसरी कंपनी से कंपेयर करके एनालिसिस कर सकता हूँ, या इंडस्ट्री से कंपेयर करके एनालिसिस कर सकता हूँ। ओके, एनालिसिस करना इज कॉमन, तीन चीजों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये जो एनालिसिस करना है, एनालिसिस दो तरीके से हम कर सकते हैं। एनालिसिस कमेंट करना है कि भाई आप इस दफा अगर सेल ज्यादा है पिछली दफा से तो क्यों है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक है अजम्पशन बेस। इंशाल्लाह इस डिस्कशन के बाद आपको इंटरप्रिटेशन आसान लगने लग जाएगी। एक है जी अजम्पशन बेस, एक है फ्रॉम गिवन रीजन। ओके, पहले हम देखते हैं। पहला है अजम्पशन बेस। इस साल 17% है, पिछले साल 15 थी, इंडस्ट्री की 15 थी, या दूसरी कंपनी की 15 थी। भाई इसका जो सिंपल तरीका है वो आपने क्या करना है, वो आपने इस रेशो के अंदर एलिमेंट क्या है। ग्रास प्रॉफिट ऐसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तब बनता है जीपी। इसका मतलब रेशो के अंदर जितने एलिमेंट हैं उस पे मैं अगर एक एक पॉइंट भी बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरी इस दफा की जीपी रेशो हायर है, मेरी सेल्स ज्यादा हुई थी। सेल्स ज्यादा हुई, सेल्स क्यों ज्यादा हुई? मैंने डिस्काउंट वॉचर चला दिया था, मैंने टर्म्स इजी कर दी थी, मैंने प्रमोशन कर दी थी। अब मैंने ये देखो सेल्स को पकड़ के मैंने 3 पॉइंट बना दी। अब कॉस्ट ऑफ सेल, भाई इस दफा मैंने परचेजेस इकट्ठी की हैं तो मुझे बल्क में सस्ता पड़ा है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई। तो मैंने बैठे बिठाए 5 पॉइंट दे दिए। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। भाई आपके पास सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने रेशियो में आपको प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेशियो में नहीं, करेक्शन एफ एरर में रिलेशन कैलकुलेट करना भी सिखाया था। आप उसको भी जहन में ला के एक एक पॉइंट के ऊपर अगर आप एक एक चीज लिखोगे तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगा। ये मैं सारा सोच के जहन से लिख रहा हूँ कि अच्छा जी मेरी सेल्स बढ़ी हैं तो कैसे बढ़ सकती है। हाँ जी, मैंने इस दफा मार्केटिंग अच्छी की, मैंने एड्स बनवा लिए, मैंने प्रमोशन दे दी, मैंने टर्म्स अच्छी कर दी, मैंने सर्विस अच्छी कर दी, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम लग गई, मैंने परचेजेस बहुत ज्यादा की तो मुझे कम रेट पड़ा, मेरी कॉस्ट ऑफ कम है, कॉस्ट ऑफ सेल कम पड़ी है, मैंने एडवांस मशीनरी यूज कर ली है जिससे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। व्हाटएवर, एक एक एरिया पकड़ते जाएं आप। यहाँ पे सेल, ऑपरेटिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, चार एरियाज में से, चार एरिया में से चारों पे दो दो तीन तीन पॉइंट भी बना सकते हो। आपने अज्यूम करके बताना है कि आपकी जो जीपी रेशो वो हायर क्यों। किसी भी रेशो को पकड़े, उसके एरियाज पकड़े, हर एरिया के ऊपर आप 1 से 2 पॉइंट भी लिखें तो आपकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। दूसरा आपका जो एरिया है वो क्या है, फ्रॉम गिवन रीजन। क्वेश्चन में कंपनी ए, कंपनी बी, इसका डाटा दिया होगा, लेट्स से रेशो कैलकुलेट करनी होगी, फिर कुछ नीचे रीजनिंग दी होगी, 5-7 लाइनें दी होगी। अब जैसे हमने ये assumption की है, इसी तरीके से हमने करना है कि हमने रेशो के एरियाज लिख लेने, ये एरिया में से जो पॉइंट रीजनिंग में है सिर्फ वो उठा के मेंशन करना। लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
चीजें बताई मैं क्वेश्चन के अंदर, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब मैंने जीपी के एरियाज लिख लिए, अगर मुझे इन रीजनिंग में से सेल बढ़ाने का पॉइंट मिलता है तो हाँ जी, सेल क्यों बढ़ी, जो इस रीजन में लिखा हुआ है। परचेज सस्ती क्यों पड़ी, जो इन रीजन में लिखा हुआ है। इसका मतलब अब मैं अपने एरियाज पकड़ूंगा, क्वेश्चन के अंदर जो रीजनिंग है उससे लिंक करूंगा, सिर्फ वही पॉइंट लिखूंगा। अब कभी किसी रेशो में ये भी हो सकता है कि उस रेशो से रिलेटेड एक पॉइंट हो, एक ही पॉइंट लिखे और आगे चले, क्योंकि अजम्पशन में तो मैं उस रेशो के हर एरिया से हर पॉइंट लिख सकता हूँ, बट गिवन जो गिवन रीजनिंग है उसमें जितने पॉइंट उसमें है मैं सिर्फ उसी से रिलेट करके लिख सकता हूँ। अगर आप एरिया वाइज इंटरप्रिटेशन करते हैं अजम्पशन, या एरिया में से उन पॉइंट को लिंक करके आप पॉइंट लिखते हो, तो आपकी इंटरप्रिटेशन आसान हो सकती है। चले ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आगे किसी ना किसी सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।